अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम सेशन लाइव हो गया है, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू आसिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम मैम। क्या हाल चाल आप सब लोगों का? आप लोगों का कैसा वीकेंड रहा? अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह फाइन मैम, अच्छा रहा। ओके। और आप लोगों का सेशन सो फार कैसा जा रहा है? आप लोगों ने रिवाइज किया जो मॉड्यूल्स वगैरह का है? किस किस ने ट्राई किया? ओके। तो मॉड्यूल्स वगैरह के कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए कि हम लोगों ने मॉड्यूल्स बनाना होता है, तो फिर आपने हु इज गोइंग टू समराइज दैट इंफॉर्मेशन? ओके। कौन समराइज करना चाहेगा? व्हाट इज ASAP? एज सुन एज पॉसिबल। प्रॉब्ली ASAP तो ये स्टैंड करता है। अच्छा। ओके। तो हम लोग ने जब बात की थी ML ऑप्स की, तो हमने ये देखा था कि मॉड्यूल्स जो हैं, हमने मॉड्यूलराइजेशन करनी होती है अपने प्रोग्राम की, जिसमें हम अपने प्रोग्राम को चंक्स में डिवाइड करते हैं और डिफरेंट मॉड्यूल्स बना देते हैं। और मॉड्यूल्स बना के फिर हम उन मॉड्यूल्स को इंटरलिंक करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं और फिर यूज़ करते हैं। और कौन बताएगा कि मॉड्यूल्स बनाने का फ़ायदा क्या होता है? आज बच्चे लग रहा है सो रहे हैं, नींद नहीं आप लोग की हुई जी नजमी? मैम रीयूजेबिलिटी एंड जी। जो है कोड वो नीट एंड क्लीन, एम आई राइट? जी बिल्कुल। जी खिजर। गुड नजमी। जी खिजर। खिजर आपने हैंड रेज किया, आप शायद म्यूट हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ओके। और एक तो हाँ, आपका जो है रीयूजेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी रीयूजेबिलिटी होती है। आप एक फंक्शन एक जगह डिफाइन कर लेते हैं और फिर आप उस फंक्शन को मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर लेते हैं। आपका कोड नीट एंड क्लीन होता है और इजी टू ट्रबल शूट होता है। जहाँ भी मसला आएगा, आपको पता है कि उस मॉड्यूल में है, सो यू नीड टू जस्ट गो टू दैट मॉड्यूल और आपने वहां से जाके अपने मॉड्यूल को ट्रबल शूट कर लेते हैं और उसका मसला हल कर लेते हैं। ठीक है। और अगर हमने जी फसी। मैम एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि हम लोग सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से भी बच जाते हैं और सिक्योरिटी कंसर्न्स बिल्कुल। के लिहाज से भी अच्छा है अगर हम लोग जी मॉड्यूल्स को ब्रेक करें तो। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल। और अम, अगर हमें मॉड्यूल्स में बनाना होता है तो हाँ, इनिट की समझ नहीं आई थी। अच्छा, इमराना। इमराना को यस मैम, इनिट मैं की समझ। बताऊँ? जी। जी नजमी, आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? जी मैम, मैं इनिट के हवाले से बताना चाहता हूँ कि ये हम जब मॉड्यूल्स बनाते हैं ना, तो हमारे हर मॉड्यूल में ना आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बताऊँ। तो हम हर मॉड्यूल में इनिट की फाइल डालते हैं ताकि हम जो है ना बिटवीन द मॉड्यूल्स कम्युनिकेशन कर सकें, राइट? जी बिल्कुल। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है, हर मॉड्यूल में ये मतलब जो है ना फाइल मौजूद होती है। हम्म। last time, मुझे ये याद है, हाँ, कि इस बिल्कुल। तरह डिस्कशन की। आपने सही कहा है। तो बेसिकली जो है वो जी खजर, आप बताना चाहेंगे कुछ? अ, मैम आपसे एक बात, छोटा सा क्वेश्चन पूछना था। बेसिकली मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को हम इसलिए भी, इसका मेन पर्पस यही होता है ना कि एक फर्दर यानी कि फ्यूचर में डेवलप, अगर हम जब डेवलपमेंट करते हैं अपने प्रोग्राम की मेंटेनेंस या सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस करनी होती है, उसको ये ओवरऑल प्रोसेस को आसान बनाता है। क्योंकि अगर हम एक ओवरऑल स्क्रिप्ट लिखते हैं तो वो उसको बाद में अपडेट करना हमारे हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि आपके मेंटेन, इसको कहेंगे कि हम मेंटेन हमारा करना आसान हो जाता है। ठीक है। बहुत चीज तो इनिट हमारा के एक तो स्किल। जी।
इसमें जी ये कि इनमें एक और चीज ऐड करनी थी कि ये इंपोर्ट एरर्स जब हमें आते हैं तो ये इसलिए होता है कि हम इंपोर्ट एरर से बच सके। मतलब हमने इंपोर्ट करना होता है कोई जो लाइब्रेरी वगैरह डिफरेंट मॉड्यूल से, तो ये इसलिए भी जरूरी होता है इनिट का। या बिल्कुल। और ये बात सही, पहले मैं हम उस पहले वाली चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो एक तो हमने बात की थी कि हमारा क्या होता है कि हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो कोड है वो सिंप्लीफाई छोटे छोटे पार्ट्स में, मैनेजेबल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं और वो हमारे लिए कोड सिंप्लीफाई हो जाता है, राइट। अगर एक पूरा फंक्शन है जो कि तकरीबन 20 लाइन्स का या 25 लाइन्स का या इससे भी बड़े फंक्शंस भी हो सकते हैं, उस फंक्शन को आप देखेंगे उसको अंडरस्टैंड करना। अगर अगर आप यू आर नॉट द फर्स्ट हैंड प्रोग्रामर, आपने वो फंक्शन नहीं लिखा हुआ, ठीक है, किसी और ने फंक्शन लिखा हुआ है और मसला आया, ठीक है। और आपको पता है कि कंपनी में लोग आते जाते रहते हैं, सही है। अब एक बंदे ने इतना बड़ा फंक्शन लिखा हुआ है, वो तो बना के चला गया, ठीक है। अब अगला बंदा आया, अब मसला आ रहा है, उसको उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। अब इतने बड़े फंक्शन में से उस पूरे फ्लो को अंडरस्टैंड करना कितना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसी में अगर फॉर एग्जांपल चलिए मैं आपको एक उसकी एग्जांपल देती हूँ, एक इजी वर्ड्स में एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आप कैलकुलेटर की बात कर रहे थे ना, तो अगर हमारे पास एक कैलकुलेटर है, ठीक है, जिसमें हम एक एग्जीक्यूशन का फंक्शन बना देते हैं। उस एग्जीक्यूशन के फंक्शन के अंदर हम एक फंक्शन कॉल करते हैं एडिशन का, एक फंक्शन का कॉल करते हैं सब्ट्रैक्शन का, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक डिवीजन का। यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो आप सोचें कि आपका जो एग्जीक्यूशन का फंक्शन है उसमें कितनी लाइन ऑफ कोड है, जस्ट 4 लाइनें। सब्ट्रैक्शन के फंक्शन में प्रॉबेबली 3 लाइन्स होंगी, एडिशन के फंक्शन में प्रॉबेबली 3 लाइन्स होंगी, और या 4 लाइन्स होंगी, राइट। तो ये जो चार चार लाइक वो अलग अलग ब्लॉक डिवाइड होगी 4 लाइन्स के, ठीक है। लेकिन आपका जो एक मेन फंक्शन है उसमें जितनी 4 लाइन्स है, तो हर फंक्शन अब आपका फ्यू लाइन ऑफ कोड्स के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आपकी बात होगी सिंप्लीफिकेशन की, ठीक है। फिर दूसरी बात वो जो आपने जिक्र किया कि हमारे लिए कोड को मेंटेन करना आसान हो जाता है। जैसे आपने कोई अपडेट्स करनी है, हो सकता है आपने पूरे मॉड्यूल में चीजें अपडेट नहीं करनी हो। हम इसी के एग्जांपल ले लेते हैं, आपने सिर्फ एक फंक्शन को अपडेट करना है, तो उसकी वजह से आपको पूरे कोड को दोबारा से कंपाइल भी नहीं करना पड़ता। कभी कभार जब हम रन टाइम पे होते हैं, हम जस्ट वो मॉड्यूल्स कंपाइल कर लेते हैं जो जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। और फिर रीयूजेबिलिटी की तो हमने बात ऑलरेडी कर ली थी। अगर हमने स्केल करना है, स्केलेबल अपनी एप्लीकेशन को बनाना है, ठीक है, क्योंकि आप एक फॉर एग्जांपल अभी आपका जो कैलकुलेटर का फंक्शन एग्जीक्यूशन का फंक्शन था, ठीक है, उसमें अभी आपके 4 फंक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमने मॉड का फंक्शन ऐड करना है, हम किसी भी टाइम पे ऐड कर लेंगे ना। तो इसी तरीके से जैसे एडिशन का बना हुआ है, हम मॉड्यूल का एक वो जो है मॉड का फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, और उसका सिर्फ एक कॉल उस जगह लिख देंगे। तो अगर आप देखें कि कितना इजी है स्केल करना, कि आपको पूरे की पूरी उस अगर अगर ऐसा ना होता, एक जगह सारा कोड लिखा होता, आपको पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ता है शुरू से, इनपुट कहाँ पे आ रही थी, अच्छा अब ये एडिशन के ब्लॉक में जा रहा है, अब ये सब्ट्रैक्शन के ब्लॉक में जा रहा है। उस कोड को अंडरस्टैंड करना बिल्कुल अननेसेसरी था, राइट। आपको जरूरत ही नहीं थी उस चीज को अंडरस्टैंड करने की, क्योंकि उसका आपका काम ही नहीं था। तो जब वो आपका मॉड्यूल्स में डिवाइड हुआ होगा, तो आप सिर्फ उतने जो है वो उस पर काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी जैसे एक और चीज आई थी, जैसे पैरेलल डेवलपमेंट, कि चूंकि आपने मॉड्यूल्स में काम करना है, तो हर बंदा पैरेलल अपना काम कर रहा होगा, एग्जीक्यूशन कर रहा होगा, ठीक है। और वो हम उसको पैरेलल अपनी एप्लीकेशन के अंदर मर्ज भी कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये बात होगी, ठीक है। अब बात आ रही थी हमारी कि पैक जो इनिट होता है, ठीक है, इनिट की बात जो जिनको नहीं समझ आई थी, ठीक है, उसको उसको उसके बारे में देख लेते हैं कि उसका हमारा क्या होता है, ठीक है। इनिट बेसिकली हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, जैसे होता है ना, इनिट का अगर फुल फॉर्म आप देखें तो वो इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होती है, ठीक है। तो हम पैकेजेस को इनिशियलाइज करने के लिए, जैसे गिट है ना, हमने उस दिन देखा था कि गिट को हमने इनिशियलाइज करना होता है तो गिट इनिट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब आपने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करनी होती है पाइथन के अंदर, ठीक है, या आप मशीन लर्निंग की बात कर लें, या आई मीन जो भी लैंग्वेज में आप बात करें, इट कैन नॉट, आई मीन वी कैन नॉट स्पेसिफाई अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, बट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली, कि जब आपने मॉड्यूल्स बनाने होते हैं, तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं, लाइक फोल्डर्स होते हैं या पैकेजेस होते हैं, नॉट फोल्डर्स, पैकेजेस होते हैं। अब पैकेजेस क्या होगा, एक फोल्डर होगा, उसमें मल्टीपल पाइथन की फाइल्स होंगी, ठीक है। अब वो जो मल्टीपल पाइथन की फाइल्स हैं, उन एवरी फाइल के अंदर देयर कैन बी मल्टीपल फंक्शंस, राइट।
अब अगर हमने एक फोल्डर की जो चीजें हैं वो एक्सेस करनी है दूसरे फोल्डर में, पैकेजेस में यही होता है ना, बॉक्सेस बना देते हैं ना। पैकेज क्या होता है, हम बॉक्स बना देते हैं कि इस बॉक्स के अंदर इतनी ही चीज है। जैसे कि ये होता है ना रमजान के अंदर वो जो वहां पे होता है फूड, आई डोंट नो, वहां पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है तो वो पूरा पैकेज बना देते हैं। एक पहले बड़ा पैकेज होता है, उस पैकेज के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, हर बॉक्स के अंदर आपको एक स्पेसिफिक आइटम्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप प्रोग्रामिंग की भी बात करते हैं, आप एक बड़ा पैकेज होता है जो कि एक मेन फोल्डर होगा, उसके अंदर आपके सब मॉड्यूल्स होंगे जो कि सब पैकेजेस होंगे। अब अगर आपने कहना है कि भाई ये मेरे पैकेजेस हैं, तो उसको कैसे पता चलेगा, एनवायरनमेंट को कैसे पता चलेगा कि दीज आर द मॉड्यूल्स और इन्होंने आपस में इंटरेक्शन करना है। वो इंटरेक्शन init.py की फाइल से पता चलता है, जो कि इनिशियलाइज कर देती है एक मॉड्यूल को एज अ पैकेज के फॉर्म में। हम कहते हैं कि अच्छा, जिस जिस फोल्डर को के अंदर init की फाइल पड़ी है वो हमारा मॉड्यूल है। इट्स नॉट अ सिंपल फोल्डर, इट्स अ मॉड्यूल। नाउ हम, अब जिसके अंदर इनिट की फाइल पड़ी है उसके अंदर जो पाइथन की फाइल पड़ी है हम उसको इंपोर्ट की कमांड यूज करके इंपोर्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो अगर हमने किसी फोल्डर के अंदर कोई पाइथन की फाइल पड़ी है, फंक्शंस पड़े हैं, हमने उसको कहीं और इंपोर्ट करवाना है, तो उस इंपोर्ट को करवाने के लिए दैट मेन फोल्डर जहां से इंपोर्ट कराना है उसमें इनिट की एक फाइल पड़ी होनी चाहिए। इनिट की फाइल को अंदर आप लाइक एक्स्ट्रा चीजें भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट कि आप इनिशियलाइज कर दें, जैसे गेट इनिट करते हैं ना, इनिशियलाइज कर देते हैं, इस तरीके से आप इसको भी इनिट कर देते हैं, ठीक है। और फिर आप उसको लाइक उसके उसकी फाइल्स को और उसके फंक्शंस को आप जो है वो एज एन इंपोर्ट कमांड लिख के यूज कर सकते हैं। तो सही है, समझ आ गई इस बात की? मैम इसमें सिर्फ एक अच्छा, फाइल में इनिट लिखना होता है या हर फाइल में लिखना होता है? हर जितने भी। मॉड्यूल में, हर मॉड्यूल में। जैसे एक मेन मॉड्यूल है आपका, ठहरिए, अगर मैं मुझे देखने दे, मेरे पास ना शायद यहाँ पे वो खुला ही भी होगा। एक सेकंड, लेट मी ओपन, मैं आपको अपना भी दिखाती हूँ, जस्ट लेट मी फाइंड दैट। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। ओके, दिस वन। Okay. Let me share my screen. खैर मैंने इसको ज़रा उसको मज़ीद अंदर ओपन कर लिया, बट लेट मी पुल ओपन फोल्डर। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास प्रिडिक्शन मॉडल, इसका आप नाम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आपका न्यूज़ क्लासिफिकेशन है, जो भी आपका मॉडल, जो भी आपके काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने अगर उस दिन की बात अगर देखें, जो हम उस दिन अपना वो देख रहे थे, एग्जाम्पल देखी थी नोटबुक की, ठीक है। तो उसके अंदर आपके पास एक कन्फिग्रेशन का पैकेज बना, ठीक है। ये पैकेज क्यों कहलाया, ये जो पाई कैश है इसको आप लाइक फॉरगेट अबाउट इट, ये तो खुद ही लाइक वो उसकी वजह से बन जाता है, कैश उसके स्टोर कर लेता है। सो असल में कन्फिग के अंदर दो फाइल्स होंगी, ठीक है। एक है init.py और ये खाली है, इसमें मुझे कुछ भी नहीं रखा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है फिलहाल इसमें भी कुछ भी रखने की, ठीक है। दूसरे आपके पास है config.py जो कि कन्फिग्रेशन फाइल है। इसके अंदर मैं अपनी सारी कन्फिग्रेशन रखूंगी कि मेरे पास करंट डायरेक्टरी कौन सी है, पैकेज रूट कौन सा है, इसमें डायरेक्टरी का नाम मैंने इसको फेच कर लिया, ठीक है। ट्रेन फाइल अगर है तो ट्रेन फाइल का क्या नाम है, टेस्ट फाइल है तो टेस्ट फाइल का क्या नाम है। ये जो मेरे वेरिएबल्स बन रहे हैं ना, ठीक है, ये ग्लोबल वेरिएबल्स बन रहे हैं।
और ये कैसे आएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अब मॉडल का जो नाम है, किस नाम से हमने मॉडल को सेव करना है, वो हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया, ठीक है। अगर बाद में आपने कुछ भी चेंज करनी है, कन्फिग्रेशन में चेंज करनी है कि नहीं, हमने इसको क्लासिफिकेशन या हमने इसको न्यूज़ क्लासिफिकेशन रखना है, सो यू जस्ट नीड टू कम हियर। आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं कि बाकी कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे चेंज करेंगे, जहां जहां भी ये यूज हो रहा होगा, ठीक है, वहां वहां पे ये जाके अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका मॉडल का पाथ आपने सेव कहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको पाथ दिया हुआ है। अब बाकी जगहों पे जब आपने इसको यूज करना है, आपने ये पाथ दोबारा दोबारा नहीं देना, क्योंकि समटाइम्स होता है ना कि आपका पहले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कोई और था, किसी वजह से आपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चेंज करना है, then you don't need to come or you need to go in different files and you don't need to change the files over there. what you can do is यहाँ पे just आए और यहाँ पे आके अपना मॉडल का वो चेंज कर दें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे कर दिया कि जैसे जो टारगेट वेरिएबल है, इट ऑल डिपेंड्स आपका काम क्या है और आपने उसको क्यों यूज करना है, ठीक है। मतलब कि आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो मैंने बनाई है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ सैंपल कि आपने अगर लाइक के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में नॉर्मली क्या चीज़ें होती हैं जो कि ऐसे ग्लोबल वेरिएबल्स जो कि आपको थ्रू आउट डिफरेंट फाइल्स में चाहिए होंगे, हम सारी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे लिख लेंगे। दैट कैन बी पाथ, दैट कैन बी नेम ऑफ द मॉडल, जिस नाम से आप उसको सेव करना चाहें, ठीक है। जैसे इस केस में दिस इज बड़ी क्या कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हमारे केस के लिए, ठीक है, कि मैं टारगेट वेरिएबल, मुझे पता है कि लोन स्टेटस है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि मैं वहाँ पे ये टारगेट का वेरिएबल यूज करूंगी, एंड देन आई कैन जस्ट पुल इन द कॉलम फॉर द टारगेट वेरिएबल, ठीक है। कौन कौन से फीचर्स मैंने यूज करने हैं, मैंने उन फीचर्स का नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने लाइक फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल फीचर्स कौन कौन से होंगे इन फीचर्स में से, उसको मैंने अलहदा दिया। कैटेगोरिकल फीचर्स कौन से होंगे, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। लाइक ये टोटल फीचर्स थे, इसमें से मैंने किसको न्यूमेरिकल फीचर एज्यूम किया, किसको कैटेगोरिकल फीचर एज्यूम किया, और ये मैंने क्यों करना है, क्योंकि मैंने वहां पे जाके इसके अकॉर्डिंगली तब मैं जा जाके ये चीजें नहीं लिखूंगी। ये लाइक मैं यहाँ वहां पे जा जाके, ये आपने देखा था जब नोटबुक में जब उस दिन आके आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, तो वहां पे आपने देखा होगा कि आप न्यूमेरिकल फीचर्स ये देके एक्सट्रैक्ट कर रहे थे कि ये न्यूमेरिकल फीचर्स हैं, ये कैटेगोरिकल फीचर्स हैं, उनके ऊपर उस तरह की उसको वो इम्प्यूट कर रहे थे वैल्यूज वगैरह के लिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन कौन से फीचर्स को आपने एनकोड करना है, किसको मॉडिफाई करना है, कौन से फीचर को ऐड करना है, ठीक है, और कौन से फीचर को ड्रॉप करना है। फिर लाइक जो जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह होंगी, ठीक है, उसको आपने, और कौन से फीचर्स के ऊपर आपने लॉग लेना है, आई मीन जो जो भी काम आपको चाहिए आपने वो क्या किया। एक लेट मी जस्ट इसको ना, मैं इसको सारे फोल्डर्स को बंद करती हूँ। अब मेरा मेन फोल्डर है प्रिडिक्शन अंडरस्कोर मॉडल का, उसके अंदर मेरा इन दोनों को भूल जाए, ठीक है, इनको बल्कि हम डिलीट ही कर दें क्योंकि अभी मुझे चाहिए भी नहीं, ठीक है, और ताकि आपको इजी उसमें समझ आ जाए। एक हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन, इसकी हायरार्की अगर आप देखें, प्रिडिक्शन मॉडल है जो कि अगर आप किसी आपका में जैसे न्यूज़ क्लासिफिकेशन मॉडल आप लिख सकते हैं, जो भी है, ठीक है, ये आपका वो फोल्डर का नाम होगा, उसके अंदर आपकी एक पहले कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल बनेगा। अब ये चूंकि हम इसको कह रहे हैं कि ये मॉड्यूल है, तो इसके अंदर init.py आनी चाहिए, और साथ में वो वाली फाइल जिसके अंदर आपकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, ठीक है। फिर आपके पास डेटा सेट है। अब देखें डेटा सेट है, अब डेटा का जो जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डेटा उठाना है, ये या डेटा के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, हो सकता है हमने डायरेक्ट इसको रेफर करना हो, ठीक है, इस वाले मॉड्यूल को रेफर करना हो इसको उठाने के लिए, ठीक है, तो हम फिर यहाँ पे भी लिख देंगे। लेकिन अगर फॉर इफ यू थिंक कि ये जस्ट एक पाथ है, इसको आपने उसमें इंपोर्ट नहीं करना इस फाइल को, ठीक है, तो इसमें इनिट की जरूरत नहीं है, ठीक है, आई मीन दिस इज अननेसेसरी इनिट, अगर आपने उसको नहीं यूज करना है, आपने जस्ट लाइक ये एक फोल्डर की तरह अगर आपने जस्ट इसको कंसिडर करना है, यू आर नॉट कंसिडरिंग एज ए मॉड्यूल, तो आप इसको जस्ट एज अ लाइक इसको इनिट के बगैर आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी फाइल टू इम्पोर्ट, ठीक है। फिर आपका प्रोसेसिंग है, ठीक है, प्रोसेसिंग के अंदर अब हमारे पास दो फाइल्स आ गई, डेटा हैंडलिंग की और प्री प्रोसेसिंग की, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल डेटा हैंडलिंग की फाइल है, उसके अंदर अब वही वाली बात है कि जो काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है, बल्कि प्री प्रोसेसिंग की पहले देख लेते हैं। जो यहाँ पे काम हो रहा है जरूरी नहीं है कि आप लोग उसको उसी तरीके से करें, ठीक है। हो सकता है कि मैंने इसको अपने लिहाज से जस्ट एक वो लगाने के लिए क्या कहते हैं एक मॉड्यूल बनाने के लिए मैंने उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से काम किया हो, लेकिन हो सकता है आपको इस तरह की जरूरत ना हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि जैसे मीन आपने देखा था ना, आप मीन इंप्यूटर यूज कर रहे थे, है ना, तो आप जो है वो क्या कहते हैं उसको आप ना जो है वो मीन के लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं, राइट।
लेकिन अगर आप अपने मीन के फंक्शन को अपना कैसे कस्टमाइज करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप क्लास बना लेंगे मीन इम्प्यूटर की और अपने लिहाज से फिट और ट्रांसफॉर्म के फंक्शन लिख लेंगे और इसको बेस क्लास मॉडल का बताएंगे कहाँ से वो हम लोग इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि यहाँ पे एक प्री प्रोसेसिंग का वो है, आई मीन प्री प्रोसेसिंग की पाइथन फाइल है और इसके अंदर मैंने डिफरेंट फंक्शंस लिखे हैं। अब ये यूज होंगे, ठीक है, मैं बताती हूँ कहाँ पे यूज होंगे। जस्ट क्विकली आप इसको देख लें कि मोड का भी मैंने लिख दिया, हालांकि ये फंक्शन हमारे पास बिल्ट इन है, जस्ट टू लेट यू नो। ड्रॉप कॉलम का फंक्शन लिख दिया, ठीक है। डोमेन प्रोसेसिंग का फंक्शन लिख दिया, ठीक है। कस्टम एनकोडर बना दिए, और ये लाइक वही वाला फंक्शन जो हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन क्लासेस के साथ है, ठीक है। हमने इनको जो है वो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का बना दिया, जो वही जो काम वहां पे करने थे वो हमने क्लासेस के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब जैसे डेटा पाइपलाइन के अंदर क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमारा लोड डेटा हो रहा है। यहाँ पे हमने पाथ, अब यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे कैसे हम उसको यूज कर रहे हैं, उसको आई मीन मॉड्यूल्स को कैसे यूज कर रहे हैं। सो मैं क्या कर रही हूँ, प्रिडिक्शन मॉडल, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, असल में चाहिए क्या, मुझे डेटा फाइल, डेटा पाथ चाहिए, राइट। और या कन्फिग मॉडल का नाम चाहिए, ठीक है, मॉडल नेम चाहिए। और ये जो मॉडल नेम कहाँ पड़ा हुआ था, कन्फिग में पड़ा हुआ था ना, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इसको उठा के लेके आना है कन्फिग वाले मॉड्यूल से। अगर मैंने इसको कन्फिग वाले मॉड्यूल से देखे आना, जो कि मॉड्यूल बन चुका है, तो मैं क्या करूंगी, इसको पहले इंपोर्ट करूंगी, ठीक है। फ्रॉम प्रिडिक्शन मॉडल, जो कि बेस आपका है मॉडल है, क्योंकि इसके अंदर भी आप देखें init.py पड़ी है। इसके अंदर एक और मॉड्यूल है जिसका नाम है कन्फिग। उसमें से मैं एक फाइल इंपोर्ट कर रही हूँ कन्फिग। इसको .py करके नहीं लिखते, जो भी फाइल होती है आप जस्ट उसका नाम लिख देते हैं, राइट। तो ये जो कन्फिग लिखा हुआ है, ये वाला जो ये कन्फिग है, ये कन्फिग इस फोल्डर का नाम है। और फिर जो आगे आप लिख रहे हैं, आगे फर्दर या जो आप कन्फिग लिख रहे हैं, इंपोर्ट लिख रहे हैं, वो इस कन्फिग फाइल का नाम है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज लाइक कन्फिग्रेशन होता, तो आप यहाँ लिखते हैं फ्रॉम प्रिडिक्शन मॉडल अंडरस्कोर मॉडल डॉट कन्फिग इंपोर्ट कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो फिर आप उसको कन्फिग्रेशन लिख के, जो भी फाइल का नाम है, और इसमें मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती हैं जिस जो भी आपको आई मीन रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आप इसकी मॉड्यूल्स की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और आप डिवाइड करते हैं कि आपने कौन सा काम कहाँ पे करना है और कैसे वेरिएबल्स को यूज करना है। तो आपने इस तरीके से उसको इंपोर्ट करवाना होता है। और अगर मैं क्विकली आपको ये बता दूं, यहाँ पे भी हमने कन्फिग से इंपोर्ट कन्फिग करवाया हुआ है, ठीक है। और प्रिडिक्ट वाई इसके अंदर सारे लाइक आपस में कन्फिग आप देखें हर जगह से आ रहा है। फिर यहाँ पे एक और फंक्शन, एक और वो जो है मॉड्यूल है प्रोसेसिंग, ठीक है, जो कि ये मॉड्यूल है। इससे हमने डेटा हैंडलिंग को इंपोर्ट कराया और एज डीएच कर दिया। जो इसके अंदर प्रोसेसिंग के अंदर डेटा हैंडलिंग का था ना, पाइथन फाइल थी, ठीक है, उसको हमने लाइक मॉड्यूल कहेंगे, तो उसको हमने एज डीएच करवा दिया। अब इसको डीएच लिख के हमने जहां पे भी उसका फंक्शन को देना डीएच डॉट। अब आपने देखा था ना, एक क्विकली चीज बताऊं फिर मैं आकिब को हैंड ओवर करती हूँ जो उन्होंने आज का सेशन बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेटा हैंडलिंग का मॉड्यूल था, ठीक है। इसके अंदर लोड पाइपलाइन हमने देखी थी ना, यहाँ पे ये डेटा हैंडलिंग का था, ठीक है। लोड पाइपलाइन ये थी ना, लोड पाइपलाइन, ठीक है। तो हम लोग क्या कर, और ये कौन सी फाइल थी, डेटा हैंडलिंग की, ठीक है। तो हम जब यहाँ पे कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि डीएच विच इज लाइक डेटा हैंडलिंग, जरूरी नहीं आप डीएच के तौर पे करें, आप पूरा डेटा हैंडलिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। डीएच, ठीक है, इसमें से लोड पाइपलाइन लिखे हो और उसके अंदर जो आपने वेरिएबल का नाम देना है वो आपने कन्फिग्रेशन वाले में लिखा हुआ है, तो उसकी वजह से हमने कन्फिग को इंपोर्ट करवाया हुआ है, ठीक है। अब चूंकि अब ये एक क्विक बात बता दूं कि अब अगर इसकी हायरार्की देखें, ठीक है, ये फाइल मेन हायरार्की में बैठी है, मेन हायरार्की में बैठी है ना, ठीक है, predict.py जो है, ठीक है, ये अंदर नहीं है, ठीक है। अब इसने अगर कॉन्फ़िग के पास जाना है तो इसको जरूरत नहीं है लिखने की कि प्रिडिक्शन मॉडल में जाके कॉन्फ़िग होगी, उस तरह लिखने की वो पाथ देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन दोनों का जो इसका predict.py और कॉन्फ़िग का जो लेवल है हायरार्की में सेम है। तो ये प्रिडिक्ट डायरेक्ट कहेगी कि कॉन्फ़िग से मुझे इंपोर्ट करके ला दो जो जो भी उसके अंदर फाइल है। सो यू डोंट नीड टू राइट प्रिडिक्शन अंडरस्कोर मॉडल डॉट कॉन्फ़िग में से इंपोर्ट करके लाओ, बिकॉज दे आर शेयरिंग द सेम हायरार्की लेवल, ठीक है। तो ये एक समराइजेशन थी, ज़्यादा लंबी हो गई। तो अब ये है कि आज हमने कवर करना है उसको टेस्ट को, कि हम यूनिट टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट, अगर हमने इसमें एमएल ऑप्स में उसको इम्प्लीमेंट करना है तो हमें पाई टेस्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं हैंड ओवर करती हूँ आकिब को, तो वो आगे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जी आकिब, आप हैं? मैम बिफोर यू हैंड ओवर टू हिम, मेरा एक क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने बहुत सारे बी वर्ड्स देखे, लाइक इम्प्यूटर और इस तरह के, तो प्लीज इम्प्यूटर के मीनिंग्स बता दें।
बाकी जो हम जी लोग जी चीजें हैं कैसे वो इम्प्यूटर बाद में देख इम्प्यूटर इज लेंगे। लाइक जी 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 देखिए, हमने उस दिन एक बात की थी ना कि अगर जो है वो अगर जो है वो एक कॉलम है, ठीक है, उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है, तो अगर और उन मिसिंग वैल्यूज को हमने उस कॉलम को ड्रॉप नहीं करना, हमने उस कॉलम को फिल करना है, ठीक है, तो वो जो है उसको अगर आपने फिल करना है वैल्यूज से, तो हम उसको कहते हैं इम्प्यूट करना है, ठीक है। तो मीन इम्प्यूटर का मतलब है कि अगर हमने उस कॉलम को मीन वैल्यू से इम्प्यूट करना है तो हम मीन इम्प्यूटर यूज करेंगे। अगर हमने मोड से इम्प्यूट करना है, मतलब मोड से फिल इन करना है, तो हम मोड इम्प्यूटर यूज करेंगे। सो इम्प्यूटर मीन्स लाइक कि आपने फिल करना है मिसिंग गैप्स को विद द लॉजिक वट एवर यू गो विद। सही है। मैम ये हम लोग मैंने थोड़ा सा डेटा एनालिटिक्स के अंदर देखा है, इसके कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोग पांडास के डेटा फ्रेम के अंदर उसको कन्वर्ट करके फिल एन ए का एक फंक्शन है वो यूज करते हैं, तो इसमें भी करेंगे हम क्या हम लोग? हाँ, फिल एन ए, लेकिन फिर उसमें आप बताते हैं कि आपने एन ए जो नॉट वो जो है उसको किस चीज से फिल करना है, आप उसमें ये बताते हैं ना, मीन से करना है, मोड से हम्म, करना है। तो आप वही जिस हमारे जो पास है भी जिस तरीका। जिस चीज से भी, वो भी इम्प्यूटेशन ही होती है, वो भी इम्प्यूटेशन ही होती है, ठीक है, कि जो आपकी नल वैल्यूज है आपने उसको किससे इम्प्यूट करना है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफिकली टर्म्स के लिहाज से, लाइब्रेरीज के लिहाज से यूज करें, तो उन्होंने लिखा होता है मीन इम्प्यूटर, मोड इम्प्यूटर, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम, कि आप लाइक पांडास के अंदर यूज करके उसको, आपको पता है पाइथन में एक काम को करने के ना 1000 तरीके होते हैं, ठीक है, काम वही हो रहा होता है बट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। ओके मैम, एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन इन द जी, चैट कि इनिट जो फाइल है वो उस फाइल का क्या यूज है? मैंने अभी तो सारी कहानी नेट की सुनाई है। क्योंकि यहाँ पे चैट के अंदर मेंशन है ये क्वेश्चन। इनिशियलाइजेशन करने के लिए यूज होता है, एक फोल्डर है ना, उसके अंदर पाइथन की फाइल है, अगर हम उस फाइल को एज अ मॉड्यूल कंसिडर करना चाहते हैं, सो दैट हम इंपोर्ट की कमांड लगा के उसको किसी और फाइल में ला सकें, तो हम उसके अंदर init डॉट पी वाई वो लेके आते हैं, ठीक है, मतलब बना देते हैं, init डॉट पी वाई की फाइल बना देते हैं, उसके अंदर इनिशियलाइज कर देते हैं उसको, लाइक init बेसिकली इनिशियलाइज कर देता है किसी फोल्डर को टू बी टेकन एज अ मॉड्यूल। सही है। ओके, एंड ये एम्प्टी होती है फाइल? इसके अंदर हम चीजें लिख सकते हैं जरूरत के मुताबिक, लेकिन जरूरी नहीं है। बेस रिक्वायरमेंट यही होती है कि ये खाली बेशक पड़ी हो, लेकिन पड़ी हो। अदरवाइज अगर आपकी init डॉट पी वाई नहीं पड़ी होती ना, तो आप उसको, जैसे मैं अभी कर रही थी ना, इम्पोर्ट फ्रॉम फ्रॉम लाइक प्रीडिक्शन डॉट अंडरस्कोर मॉडल डॉट कन्फिग, इम्पोर्ट कन्फिग में लिख रही थी ना, तो मैं इम्पोर्ट कन्फिग कर ही नहीं सकूंगी, क्योंकि वो मॉड्यूल ही नहीं होगा, वो जस्ट एक सिंपल फोल्डर होगा जिसके अंदर एक कॉन्फिग डॉट पी वाई पड़ी है, बट हम उसको इम्पोर्ट नहीं कर सकते उसमें से। समझ आई। यस मैम, थैंक यू। ओके, तो अब चलें, आकिब, प्लीज कैरी ऑन। यस, जी जी बिल्कुल। आई मीन इंपोर्ट हमारी अपनी कस्टम मॉड्यूल्स, ये नहीं कि जैसे पांडास को इंपोर्ट करना है तो हमें इनिट लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो तो डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाती है, लेकिन अगर हमारे कस्टम मॉड्यूल्स हैं, हम उनको आपस में एक दूसरे में इंपोर्ट कराना चाहते हैं, तो यस। आकिब हैं यहाँ पे कि नहीं? म्यूट तो नहीं है? सर बोल रहे हैं लेकिन शायद आवाज नहीं आ रही है। आकिब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक ऑन है उनका। माइक तो ऑन है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो आपको इनिट समझ आ गया? जी मैम, अब तो काफी क्लियर हो गया। चलें, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम सर। अब आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है आवाज। ओके ओके। अगर वॉइस का इशू हो दोबारा तो मुझे बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा काइंडली, बिकॉज मेरी जो प्रीवियस हेडफोन था उसमें मेरा ख्याल है माइक का कोई इशू आ गया। सो
let's start our Okay, sir. today's session. Uh, let me know if my screen is visible to all you guys. Yes, sir. Please continue. ओके ओके। अच्छा, आज का सेशन शुरू करने से पहले ना प्रीवियस सेशन में आई होप कि आपके क्वेश्चंस सब क्लियर हो गए होंगे जो मैम ने बताए हैं। तो इसमें आज का सेशन जो है ना वो हमारा यूनिट टेस्टिंग के बारे में है। आफ्टर कवरिंग मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स की अंडरस्टैंडिंग जब हमारे पास हो जाती है तो हमारे पास एक स्टेप फर्दर हम जब जाते हैं किसी भी चीज़ में तो हम एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन एनवायरनमेंट पे होते हैं, जब हम किसी भी बड़ी इंडस्ट्री में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज अ डाटा साइंटिस्ट या एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर या डेवऑप्स इंजीनियर हम कोई भी चीज़ को डेवलप कर रहे होते हैं, किसी ऐप को, किसी सिस्टम को, किसी एंड टू एंड इंजन को। तो हमारे पास एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है और वो हमारे पास होती है यूनिट टेस्टिंग। अब यूनिट टेस्टिंग को बेसिकली देखा जाए तो हम यूज़ क्यों करते हैं? यूनिट टेस्टिंग को अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में देखें ना तो हमारे पास यूनिट टेस्टिंग इज अ थिंग विच इज यूज टू टेस्ट अ सिंगल प्रोग्राम बाय मल्टीपल वैल्यूज। यानी कि आपने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है किसी भी चीज़ का, कोई चीज़ ऐड करने का, दो नंबर्स को ऐड करने का। तो उसको यूनिट टेस्टिंग उसके ऊपर जब आप करेंगे तो इट्स नथिंग बट टेस्टिंग ऑन मल्टीपल वैल्यूज, मतलब डिफरेंट टाइप की वैल्यूज होंगी। हो सकता है आपके पास सिंगल छोटी, बहुत छोटी वैल्यूज आप उसको दें, हो सकता है आप उसको बहुत बड़ी वैल्यूज भी दें। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो स्टेज होगी आपकी कि आप जिसमें उसको टेस्ट करेंगे वी आर अप्लाइंग मल्टीपल वैल्यूज एज देयर आर्गुमेंट्स और समथिंग। तो ये जो हमारे पास स्टेज होती है ये, लेकिन यूनिट टेस्ट में ये चीज़ ऑटोमेट होती है। यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं ना कि हम उसको मैनुअली टेस्ट करें, हम उसके प्रोग्राम में उसके अंदर फंक्शन में वैल्यूज डिफरेंट पास करें और ये वाली सारी चीज़ें करें। लेकिन यूनिट टेस्टिंग में वही चीज़ हमारे पास थोड़ी सी ऑटोमेटेड होती है। आपके पास अगर आप बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्वायरमेंट में जाएं तो वहाँ पर क्यूएज होते हैं, क्यूए टेस्टर्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्यूए खुद टेस्ट करते हैं और अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस क्यूए है तो उसने कोई काफ़ी सारे प्रोग्राम्स या टूल्स का इस्तेमाल करता है जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो यूनिट टेस्टिंग को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं आपके उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के ऊपर। जिससे होता ये है कि पता चलता है कि ये किसी हार्ड कोडेड पर्टिकुलर एक सिनेरियो के ऊपर फिट तो नहीं हुआ हुआ, कि मतलब ये एक ही इसी चीज़ की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और कुछ करेगा ही नहीं। और अगर बात की जाए बेसिकली हमारे पास यूनिट टेस्टिंग मल्टीपल फ्रेमवर्क्स की मदद से होती है। और ये क्यों करते हैं हम? तो हमारे पास ये चीज़ वैलिड है कि हम एक चीज़ को उसकी डाइवर्सिटी, हम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए करते हैं। हम इसकी इंपॉर्टेंस अगर देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये चीज़ को एफिशिएंट बनाती है कि हमें जब पता होगा कि इसके ये कितनी चीज़ों को टैकल कर सकता है तो हमें पता है ये कितना एफिशिएंट है। जी हीरा, आपका कोई क्वेश्चन है? सर सेम जैसे हम लीड कोड पे कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उस पे वो डिफरेंट वैल्यूज पे उसको टेस्ट करता है। जी मैं अभी उसी तरफ ही आ रहा था, चलें पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो एक एग्जांपल है आपके यूनिट टेस्ट की, लेकिन वो एक खास किस्म का यूनिट टेस्ट है जिसके अंदर आपका बिल्कुल मॉड्यूल, अभी हम जब कोड भी इसके करेंगे तो उसकी हम एग्जांपल देखेंगे कि वो किस तरह, वो उसका बैकएंड जो आपने लीड कोड पे या हैकर रैंक पे या कोडर बाइट या किसी भी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आप एक प्रोग्राम अपना सिंपल लिखते हैं, आप एडिशन का लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन का लिखते हैं या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आप अगर उसको रन करते हैं तो एक टेस्ट केस पे आपको आउटपुट दिखती है या दो या तीन। जब आप सबमिट करते हैं तो आपके हिडन टेस्ट केसेस भी आपको बताते हैं, टेस्ट केस 1 से लेकर टेस्ट केस 8 तक या जितने भी टेस्ट केसेस उनके पास हैं, तो वो आपको बताते हैं किस में आप फेल हुए हैं, किस में पास हुए हैं। और जब जिसमें पास हुए हैं उसके अंदर तो आपको पता चल जाता है कि ठीक है पास इसमें हुए हैं, और जिसमें फेल होते हैं उसमें भी आपके पास एक लॉजिकल एनालिसिस होता है कि इसमें फेल हुए हैं तो उसकी वैल्यू क्या थी जिसके ऊपर हमारा मेथड फेल हुआ है, तो हम उसको दोबारा ड्राई रन करते हैं, उसकी बैक ट्रैकिंग करके वो सारी चीज़ हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आंसर आपका क्लियर हो गया या नहीं? जी सर क्लियर है। ओके ओके। अच्छा, अगर बात करें यूनिट टेस्टिंग हम करते किस तरह है, तो हमारे पास काफ़ी सारी लाइब्रेरीज होती हैं। तो आज हम लाइब्रेरीज का पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे कि कौन कौन सी लाइब्रेरी है, और पाइथन में मतलब इसके मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वैसे नोट्स भी बना लें, और ये फाइल मैं शेयर भी कर दूंगा इधर मेन ग्रुप पे, स्लैक पे। तो इसका ये है कि आप इसको अगर ज़्यादा अब आप अपने हाथ से भी लिखते हैं ना तो आपको एक चीज़ ना बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, फाइल आपके पास आ जाएगी। वो समटाइम्स होता है कि फाइल बंदे के पास काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं तो उनमें फाइल भी हमारे हाथ से निकल जाती है, लेकिन उसका कंटेंट हमारे माइंड में नहीं रहता। तो एक बार अगर आप अपने हाथ से लिखेंगे ना तो आपके माइंड में ये चीज़ रहेगी कि आपकी कौन सी चीज़ में आपको मतलब वो क्या क्या कर रही है। सबसे पहली जो हमारे पास चीज़ है वो हमारे पास है लाइब्रेरीज कुछ पाइथन के अंदर, जिनकी मदद से हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं।
अब उसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है यूनिट टेस्ट के नाम से हमारी एक लाइब्रेरी है। ये एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है जो कि ना जे यूनिट फ्रेमवर्क को मतलब उसको मद्देनजर रखते हुए ये बनाई गई थी। और ये हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास यूनिट टेस्टिंग के उसके टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करती है। उसके अलावा हमारे पास एक पाई टेस्ट है लाइब्रेरी। ये हमारे पास यूनिट टेस्ट से थोड़ा सा ना मतलब इसका सिमिलर होता है, लेकिन इसमें थोड़े से डिफरेंसेस हैं। लाइक है इसके पाई टेस्ट जो है वो ज़्यादा स्केलेबल है, वो बहुत ज़्यादा उसमें फंक्शनैलिटी है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी है, उसकी टाइम जो है टाइम एक्यूरेसी या टाइम प्रिसीजन यू कैन से इट इज़ फार बेटर देन द यूनिट टेस्ट। इसी तरह हमारे पास एक नोज यूनिट टेस्ट की लाइब्रेरी है, डॉग टेस्ट है, नोज टू भी है, हाइपोथेसिस है, टॉक्स है। वेल टॉक्स की अगर बात करें तो हमारे पास ये ज़्यादातर ऑटोमेशन के कामों में यूज़ करते हैं हम इसको। तो इसका ये है हमारे पास के हमने जब बड़े एंड टू एंड सिस्टम बनाने हो ना, तो अगर हमने चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटेड की हुई हैं या पाइपलाइंस को ऑटोमेट करना है तो हम इसका यूज़ तब कर सकते हैं। उसके अलावा यूनिट टेस्ट टू भी हमारे पास है, ये उसके वर्जन हैं, मतलब यूनिट टेस्ट वन टू। तो इसको अपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये लाइब्रेरी है का सिंटैक्स उसका सेम होगा, लेकिन उसके अंदर फंक्शनैलिटी का फर्क होता है। कुछ फंक्शनैलिटी उसमें अवेलेबल होती है, कुछ उसमें अवेलेबल नहीं होती। तो ये चीज़ है। इसी तरह हमारे पास फाइव हाउस है। और अगर इसकी वैसे बात करें सबसे ज़्यादा कौन सी यूज़ होती है, तो हमारे पास पाई टेस्ट जो है ना, पाई टेस्ट और यूनिट टेस्ट, इनको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। नंबर वन पे पाई टेस्ट को करते हैं, नंबर टू पे हम दूसरे को करते हैं। तो अब ये चीज़ हमारे पास है कि अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम जिसको देखेंगे वो यूनिट हमारे पास पाई टेस्ट होगा। तो हम इसको फंक्शनैलिटी इसकी और इसकी देखेंगे किस तरह ये वर्किंग करता है, और हमारे पास जो यूनिट टेस्टिंग का बेसिक फंडामेंटल है वो किस तरह वर्क करता है बैकएंड के। आपने कोई सॉफ्टवेयर आप जिस तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो उसके बैकएंड पे जो केसेस होते हैं वो एक्चुअल में किस तरह काम कर रहे हैं, ये चीज़ आप हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम देख लें कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है, तो हमारे पास वेब डेवलपमेंट में ये यूनिट टेस्टिंग यूज होती है, एपीआई डेवलपमेंट में होती है, डाटा साइंसेज में होती है, मशीन लर्निंग में होती है, एम्बेडेड सिस्टम यानी कि हमारे आर्डरिनो रास्पबेरी पाई हो गया, माइक्रो कंट्रोलर्स हो गया, उनमें ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं ताकि उनकी हार्डवेयर टेस्टिंग की जा सके। उसके अलावा डेवऑप्स में काफ़ी टूल्स हैं जो ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनमें यूनिट टेस्टिंग एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। उसके अलावा गेम डेवलपमेंट में भी ना हमारे पास जब एक प्लेयर की टेस्टिंग हमने करनी होती है ना, कि ये प्लेयर हमारे पास किस किस सिनेरियो में फेल हो सकता है, किस में पास हो सकता है, तब हम उसकी बाउंड्री डिफाइन करने के लिए हम गेम डेवलपमेंट में उस करेक्टर या उस हमारे पास जो होता है उसके हम काफ़ी सारी ये चीज़ें अप्लाई उस पर करते हैं। लाइक यूनिट टेस्टिंग की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं और ये डिपेंड करता है कि आपने किसकी यूनिट टेस्टिंग करनी है। तो उसके रिस्पेक्टिवली आप अपने कोड को फॉर्म करते हैं, अपने यूनिट टेस्ट जो होते हैं ना आपके टेस्ट केसेस आप उन्हें लिखते हैं। उसके बाद डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट की बात की जाए, वहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। जैसा कि हमारे पास एक डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट की, वैसे तो ये इतना ज़्यादा पॉपुलर शायद आपकी नज़र में ना हो, लेकिन जब मैंने नई नई कंप्यूटर साइंस स्टार्ट की थी पढ़ना, तो मेरा मतलब ये होता था गोल कि मैंने डेस्कटॉप की ऐप्स बनानी है, लाइक इसके जो हमारे सिस्टम पे चले रादर देन के मोबाइल। स्मार्टफोन तो तब इतने ज़्यादा नहीं थे, नॉर्मल ऐप्स बहुत कम उतना रुझान था, लेकिन आजकल ऐप एंड्रॉयड में ही होती है या फिर वो आईओएस में होती है। तो उसके अलावा आपने शायद ही सुना हो कि कोई और ऐप डेवलपमेंट भी होती है, लाइक डेस्कटॉप या इस तरह की। तो इसमें भी किसमें होती हैं फिर विंडोज डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट है, लिनक्स बेस है, या क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तो काफ़ी सारी हैं। तो उनके अंदर भी यूनिट टेस्टिंग जो हमारा डिफरेंटली वर्क करती है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे बेसिक कोर मॉड्यूल पे। ओके, अच्छा ये हमने ना एक कोड लिखा है सिंपल सा, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इसमें कोई इसमें मुश्किल होगी समझने में। चार फंक्शन आपने बनाए हैं। अब आप इसको, अभी ये चार यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसको अज्यूम कर सकते हैं कि आपने 1000 फंक्शन या 1000 क्लासेस और उनके भी अंदर फंक्शंस हैं, उनके अंदर सब क्लासेस और उनके अंदर फिर फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, और यू कैन इमेजिन वट एवर यू वांट। लेकिन यहाँ पर आपने बेसिक एग्जांपल को अगर आपने गेट कर लिया ना, तो आपको इसको जितना मर्जी आप खींच लें, आपको उसकी फंडामेंटल जब क्लियर है तो आप उसको किसी भी बड़े लेवल पे मैप करके अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है एडिशन का, क्या कर रहा है, सिंपली दो वेरिएबल्स को ऐड कर रहा है। कैलकुलेट क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन में हमारी मल्टीप्लिकेशन रिटर्न कर रहा है। जो हमारे पास डिवीजन है वो हमारे पास क्या कर रही है, डिवाइड कर रहा है, अनलेस के हमारे पास जो मल्टी डिवाइड बाय जीरो ना हो जो कि अनडिफाइंड होता है, तो उसमें वो एक एक्सेप्शन को रेज कर देगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, सब्ट्रैक्ट में वही काम हो रहा है। अच्छा, अब इसके यूनिट टेस्ट मैंने परफॉर्म करने हैं तो कैसे करूंगा, क्या कोई बता सकता है?
कोई बताना चाहे हैंड रेस करें प्लीज। पहले चले इंपोर्ट हम फिर देख लेते हैं। जी जी। पहले इंपोर्ट से एक ही चेक कर सकते हैं, एज केसेस हो सकते हैं। इसमें हम इनपुट चेंज करेंगे, आप ये कह रहे हैं? सर आपकी यूनिट मेरे टेस्ट ख्याल की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। नहीं, यूनिट टेस्ट की लाइब्रेरी को तो हम इंपोर्ट करेंगे, उसकी अभी बात नहीं हो रही। यूनिट टेस्टिंग की जो अभी तक आपको फंडामेंटल समझ आई है कि हम उसको मल्टीपल वैल्यूज पे टेस्ट करते हैं, ये टेस्ट केसेस पे टेस्ट करते हैं। अब इस सिनेरियो में हमारा यूनिट टेस्ट क्या होगा, हम किस तरह, कोई इसका जेनेरिक बताएं, लाइब्रेरी को एक एक्सक्लूड कर दें। जनरली पूछ रहा हूँ, जिस तरह आपने हैकर रैंक पे देखी होंगी या लीड कोड पे देखी होंगी, आप सर हम उसको अपने माइंड में रख के इसको बता सकते हैं जी। सर हम पहले लाइब्रेरी को पिप इंस्टॉल करेंगे उसको टेस्ट करने के लिए। फिर हम ये वाली जो मॉड्यूल बनाया है उसको हम मेन में जाके करेंगे अपने पाइथन में, जैसे ये कोड चल भी रहा है, ये सही चल भी नहीं रहा इसमें। फर्ज करें चल रहा है, क्या हमारा यूनिट टेस्ट कामयाब है? जी ये वकास। हम सर हम ए और बी को रैंडम वैल्यूज देके फंक्शंस रन करके चेक करेंगे कि हमारा कोड चल रहा है या नहीं। ठीक है, कोड चल गया आपकी रैंडम वैल्यूज पे। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो आप लोग मिस करते हैं, बाकी सब ने ठीक बताया, लेकिन एक चीज और भी अपने अपने माइंड में रखनी है, वो ये है कि जब आप इसको वैल्यूज देंगे ना, तो आपने उस पर कंडीशन कंडीशन लगानी है कि ये वैल्यू A+B में अगर मैं 1+2 कर रहा हूँ, तो उसका जवाब 3 आता है या 10 आता है? ऑब्वियसली बात है, 1+2 जब होगा तो उसका जवाब क्या आएगा? फ्री उसका जवाब आएगा। 3 आएगा। तो हमने यस ये सर। चीज उसको रखनी है, ये टेस्ट केस में डिफाइन होगा। जब हम कोई वैल्यू देंगे तो हम उसकी आउटपुट भी उसके अंदर रखेंगे, ताकि वो उसे मैच करके वो बताएगा ये फेल है या पास है। ठीक है? तो सर यहाँ पर यूनिट जो हमारे टेस्टिंग पास, में हम, एक्सक्यूज मी सर, जी जैसे जी, आपने बताया कि हम अपना आउटपुट यूनिट टेस्टिंग में रखेंगे, तो ऐसे हम रिजल्ट उसमें सेव भी करते जाएंगे यूनिट टेस्टिंग में, जैसे फंक्शन देखिए चल रहा जो है। जो आपका, ये जब आपके ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं ना, जो आपके यूनिट टेस्ट के रिजल्ट पर्टिकुलरली उनका एक लॉग होते हैं, बड़े स्केल पे तो उनके लॉग्स भी होते हैं। तो समटाइम्स हम उन्हें सेव करते हैं, समटाइम्स हमारी रिक्वायरमेंट का हिस्सा नहीं होता कि हम उसे सेव करें। अगर मैं लोकली इसको टेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या, अब मैं अपने एक सिंपल, मेरे पास फंक्शन ही है क्या, तो मैं उसको सेव करके करूंगा क्या? मैं उसको दोबारा टेस्ट कर लूंगा, उससे ज़्यादा बेहतर तो वो है। तो ये, लेकिन बड़े, जब आप इंजन बड़े स्केल्स की बात करते हैं, बड़ी कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, तो वहां पर ये पॉसिबल, यू कैन एक्सपेक्ट दैट दे आर स्टोरिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स और यूनिट टेस्ट रिजल्ट्स। और उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, उनके फेलियर और उनके एक्सेप्टेंस रेट जो होते हैं, वो एक पर्टिकुलर लॉग में आपको स्टोर होते मिलेंगे। डिड यस दैट सर, क्लियर योर ठीक है। आंसर? यस सर सर। ओके ओके। अब आते हैं यूनिट टेस्टिंग के ऊपर। सबसे पहले तो एक चीज़ को समझ लें, आपके पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट डॉट टी यानी कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड तरीका है, हम उसको इंडिविजुअली भी पे इंस्टॉल करके कर सकते हैं, लेकिन ये बेटर अप्रोच है जब आप किसी बड़े उस पर कर रहे होते हैं। फर्ज करें आपके पास यहाँ पे पाई टेस्ट है, तो आप पाई टेस्ट ही इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन एट लार्ज स्केल आपके पास मल्टीपल लाइब्रेरीज होती हैं, तो आप वो सारे रिक्वायरमेंट डॉट टी से इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इंस्टॉलेशन के बाद हमारे पास हमने क्या किया, ये चीज़ किसी को याद है ये क्या हो रहा है यहाँ पर? फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट मैथ हो रहा है। मॉड्यूल इंपोर्ट दिस फंक्शन। इसको कोई एक्सप्लेन करेगा ये कैसे हो रहा है? अगर मैथ आपको की याद हो तो लाइब्रेरी ये को कॉल कर रहे मैथ की लाइब्रेरी है या मॉड्यूल को कॉल कर रहा सर ये हम सर हमने मॉड्यूल को मॉड्यूल बनाया हुआ है, मॉड्यूल उसमें को। से हम मॉड्यूल बनाया उसमें से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इंपोर्ट करके। है? एग्जैक्टली, एक्सीलेंट। ये हमारे जो प्रीवियस हमने लेक्चर जो पढ़ा था, मैं बस ये टेस्ट करना चाह रहा था कि उसकी फंडामेंटल्स आपको कितनी क्लियर हुई हैं। तो गुड एवरीवन, तो ये हमारे पास बिल्कुल वही हो रहा है जो हमने पहले पिछले में हमने लेक्चर में जो मॉड्यूल्स का टॉपिक था, उसके अंदर जो चीज़ हमने स्टडी की थी। तो ये सिंपली अगर आप देखें ना, ये मेरे पास मैथ मॉड्यूल के नाम से जो फाइल है ना, इसको मैंने मॉड्यूल बनाया हुआ है। ये दूसरी जो मेरे पास फाइल है, इसमें मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, उस पी वाई मॉड्यूल को यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम दिस मॉड्यूल इंपोर्ट दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन। ठीक है? अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ देखनी है। सबसे पहले मैंने किसको टेस्ट करना है, एडिशन को। अब मैंने उसमें पहले तो फंक्शन कॉल किया, उसमें वैल्यू पास की।
और assert का कीवर्ड यूज किया। किसी को आइडिया है ये assert कीवर्ड क्या करता है, अगर कोई बताना चाहे तो? ये सिंपली हमारे पास टेस्ट करता है कि ये जो कंडीशन मैंने दी है ये ट्रू है या फॉल्स है। मतलब एक फंक्शन के आगे जो उसको टेस्ट केस, मतलब ये टेस्ट टेस्टिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। और ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक पर्टिकुलरली हमें चेक करना हो ये वैल्यू अगर तो ट्रू है तो हमें वो ये कर दे, मतलब ट्रू कर दे, अदरवाइज वो फॉल्स होगी। असर्ट में जो हमारे पास ये कंडीशन, अब ये यहाँ पर अगर देखें कैलकुलेट 3 5, यानी कि वेरिएबल ए क्या है 3 और वेरिएबल बी क्या है 5। A+B 3+5 हमारे पास क्या होगा 8। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर 3+5 में कोई बंदा मुझे, या इसमें 3 और मैं 5 पुट करूँ और आगे मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास आगे आ जाए रिजल्ट 15, तो ऑब्वियसली बात है इशू कहाँ पर आ रहा है। इसमें तो यूनिट टेस्ट में तो कोई इशू नहीं है, 100% श्योरिटी के साथ मैं ये बता रहा हूँ। वो ऑब्वियसली आपके ये जो फंक्शन बनाया है ना, आपको लग रहा है कि ये ऐड करेगा, दर हकीकत वो ऐड कर ही नहीं रहा, वो कुछ और कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को अभी हम देखेंगे भी कि ये किस तरह फेल करता है। तो यहाँ पर हम असर्ट कर रहे हैं कैलकुलेट 3 5, वो उसका रिजल्ट क्या होगा 8। अब 3 और 5 का जब 8 नहीं होगा तो वो क्या कर देगा, टेस्ट केस फेल्ड। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास इसी तरह -3 5, इसका रिजल्ट क्या आएगा 2। 0 और 0 का रिजल्ट क्या आएगा, ऑब्वियसली 0। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में 3 और 5 का रिजल्ट आएगा 15, -3 और 5 का -15। इसी तरह ये सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हैं। लेट्स ट्राई देम वंस। ओके, हमारे पास कौन सा टेस्ट मॉड्यूल है, अब हमने इसको जब टेस्ट करना है ना, ये आपने हमेशा बात याद रखनी है। आपने पाई टेस्ट अभी आपने इंस्टॉल की कर ली ना अपने एनवायरनमेंट में। अब यहाँ पर आपने पाई टेस्ट, इसको टर्मिनल पे जाके पाई टेस्ट लिखना है। उसके बाद आप जिस मॉड्यूल में आपने यूनिट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं ना, आपने उसका नाम लिखना है। अब सिंपली आपने क्या करना है, इसको एंटर करना है। अब यहाँ पर ये चीज़ क्या बता रहा है गाइस, एनीवन? टेस्टिंग 100% क्लियर पास। और ये चीज़ आपने कहीं पहले देखी है किसी जगह पर? जी सर, यहीं पे देखिए थोड़ी देर लीड कोड में देखिए सर। एग्जैक्टली लीड कोड पे आपने ये चीज़ देखी है। अब मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ रही होगी कि आपके जो लीड कोड है उसके बैकएंड पे वर्किंग किस तरह हो रही है। यस सर। तो ये चीज़ आप आइंदा से जब लीड कोड को परफॉर्म करेंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि आप इस पर्सपेक्टिव से भी देखिएगा कि आपका जो कोड है वो एक्चुअल में उनके जो टेस्ट केसेस हैं उसके ऊपर काम किस तरह कर रहा है। और जब वो टेस्ट केस गलत होता है, जो कि अभी मैं एक टेस्ट केस गलत करूंगा, तो वो उसके ऊपर किस तरह गलत हो रहा है और इशू कहाँ पर आ रहा है और हमने उसको बैक ट्रैक कैसे करना है। ठीक है, तो अभी तो सबसे पहले तो हम ये ज़रा डिटेल, अभी तो उसने बता दिया कि सारे टेस्ट केस रन हुए हैं। मुझे नहीं पता कितने टेस्ट केस हैं, लेट्स सपोज। तो मैं क्या करता हूँ, डॉट टेस्ट वर्बोस, ये मेरे पास एक दूसरा मेथड है। अगर मैंने डिटेल में देखना है ना मेरे पास कितने यूनिट टेस्ट हैं, कौन सा रन हुआ है, कौन सा रन नहीं हुआ, तो मैं इसको, ये देखें, मेरा पहला टेस्ट यूनिट टेस्ट जो था वो था टेस्ट कैलकुलेट ऐड, यानी कि वो यूनिट टेस्ट कैलकुलेशन ऐड के लिए था, वो पास हो चुका है। 25% उसकी रेशो है, मतलब उसकी टोटल जो आप कह सकते हैं ना कैलकुलेशन टाइम। उसके अलावा हमारे पास दूसरा था मल्टीप्लिकेशन के लिए, तीसरा हमारे पास था डिवीजन के लिए, और चौथा हमारे पास था सब्ट्रैक्शन के लिए। तो ये जो टोटल हमारे पास चीज शो हो रही है 25 50% 75 100%, that implies that you have completed all the unit tests that you have already defined. Okay, इसके अंदर फर्ज करें अब मैं यूनिट टेस्ट को करने जा रहा हूँ फेल। ठीक है, अब पहले 1 मिनट के लिए मैंने आपको स्क्रीन से, आपको मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ ताकि आप मुझे उसमें फिर डीबग करके बताएंगे कि यूनिट टेस्ट फेल क्यों हो रहा है। Okay, let me know if the screen is visible again. यस, इट इज विजिबल। अच्छा जी, अब मैं दोबारा यूनिट टेस्ट करने वाला हूँ। टेस्ट मॉड्यूल जी, फेलियर आ गया। कोई बताना चाहेगा क्या हुआ है और कहाँ पे हुआ है?
ऐड वाले फंक्शन में हमारा एसेट का नहीं चला फिर। क्या इशू आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या एक्सपेक्ट किया था? 3 5 मीन्स के आना -2 चाहिए था रिजल्ट 2, 8 नहीं रिजल्ट नहीं आ नहीं, रहा है। मतलब ट्रू तो 8 आना आना चाहिए। चाहिए था, -2 आ रहा है। नहीं एग्जैक्टली, माइनस। ठीक है। इशू कहाँ पर आ रहा है, मतलब फंक्शन में है हमारे, क्या लगता है आपको? सर आपने प्लस की जगह माइनस कर दिया, इस वजह से -2 आ रहा कहाँ पे मैंने प्लस की जगह माइनस किया, वैल्यूज में? नो सर नो, है। आपने जब नहीं नहीं आपने जब एसेट में जाके ऐड में पैरामीटर असाइन किए ना, तो हाँ हाँ, वहां पे आपने किया है। 6 था। एसेट में जाके पैरामीटर दिए हैं तब मैंने ये वैल्यू की है। यू तो श्योर सर अबाउट जो दैट? जो टेस्ट कर दिया मेथड सर। मॉड्यूल खुली हुई है ना फाइल, उसमें ही आपने हाँ, ये 8 लिखा हुआ है, ये वाली चेंजिंग है की हुई। असल में जो इशू आ रहा है ना, वो पता है डेफ कहाँ में आ पर है? मैथ वो की मॉड्यूल जी जी। ये यहाँ पर मेथड आ में रहा आप माइनस कर रहे हैं सर। है। एग्जैक्टली, ये किसी ने मेरे कोड के साथ मेस्ड अप कर दिया है, तो अब मेरे यूनिट टेस्ट हो रहे हैं फेल। तो मुझे अब कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो मैं देखूंगा यूनिट टेस्ट फेल क्यों हो रहा है, और अगर जब भी मुझे ये पता चल जाएगा तो मैं इसको माइनर मैं जाके अपने फंक्शन में जिसके ऊपर मेरा यूनिट टेस्ट फेल हो रहा है, मैं सिर्फ उसको जाके बैक ट्रैक करूंगा और उसकी ड्राई रनिंग करूंगा, रादर देन मैं पूरे कोड को छानने बैठ जाऊं कि अच्छा हुआ क्या है। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पर सिंपली प्लस करता हूँ, तो मेरे पास वापस जाके मैं दोबारा इसको यूनिट टेस्ट करूंगा। अच्छा जी, दोबारा से पास हो गए, ठीक है। तो इसमें अभी तक आपको कोई मसला मसाइल परेशानी, जो अभी तक यूनिट टेस्टिंग हमने समझी है और इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, इसमें कोई आपका क्वेश्चन हो? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर ये असर्ट कीवर्ड के बारे में समझाएं, और क्या ये पाईटेस्ट के साथ लिंक है? असर्ट कीवर्ड किसके साथ? जैसे जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे थे तो आपने पाईटेस्ट करके रन किया, और इधर आपने असर्ट कीवर्ड भी यूज किया है, तो हाँ क्या ये हाँ, दोनों आपस में लिंक है? अगर नहीं है तो असर्ट कीवर्ड का अपना एक यूज क्या है? बेसिकली असर्ट कीवर्ड को अगर आप ना इसकी लॉजिक देखें ना, तो इसका ताल्लुक आपके पाई टेस्ट से तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक कीवर्ड है जो किसी फंक्शन के रिजल्ट के ऊपर ना आपको ट्रू या फॉल्स बताता है। आप इसे ये समझ सकते हैं, जिस तरह मैंने क्या किया था, मैंने assert के आगे लिखा था कैलकुलेट ऐड। अब ऐड में मैंने क्या लिया था, 3 और 8, मतलब 3 और 5, उसके मैंने आगे इक्वल इक्वल कंडीशन लगा दी थी 8। अगर तो 3 और 8 के ऐड होने से हमारे पास 8 आएगा, तो क्या हुआ, ट्रू। सो दैट मतलब उसने उसको क्या कर दिया, उसने पास कर दिया। और अगर वो वहीं पर, मतलब इसे इट्स काइंड ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, लेकिन इस असर्ट क्या करता है, उसको पास और फेल में उसको आपको वो बता देता है। ठीक है ना? तो असर्ट की एप्लीकेशन और भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ यूनिट टेस्ट में होता है। आप इसको मॉड्यूल्स में और भी बहुत सी जगहों पर यूज कर सकते हैं। आप डेकोरेटर्स के साथ इसको यूज कर सकते हैं। आप अपने कस्टम, जब आप कोड लिखते हैं, कस्टम स्क्रिप्टिंग करते हैं पाइथन में, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ कंडीशंस को पास और कुछ को फेल करने के लिए। उनकी मोस्टली ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है यूनिट टेस्टिंग में ही, क्योंकि वो आपने देख लिया ये क्यों यूजफुल है, क्योंकि ये एक चीज़ के अंदर बैक ट्रैक करके उसके एंड तक जाता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्लियर हुआ क्वेश्चन आपका? थोड़ा सा ओके, मैं ये भी अच्छा। और बोलूँगी कि जब आप एजर्ट करते हैं तो जैसे आकिब ने बताया कि आप वेरीफाई करते हैं किसी कंडीशन पे, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या 5 ही है। अब अगर वो वेरिएबल की 5 वैल्यू 5 होगी तो प्रोग्राम